2024 से पहले मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि खासतौर से जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर नजर आती है उसमें तो यही नजर आता है। मेरे साथ में जो खास मेहमान है, सीधे अब डिबेट की शुरुआत करती हूँ। पहला सवाल बादल देवनाथ जी आपसे। कुल 179 जातियों को शामिल किया गया है ओबीसी की लिस्ट में, उसमें 118 जो हैं वो मुस्लिम धर्म से हैं, और अब टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? कोई तुष्टीकरण नहीं है मैडम, मुस्लिम लोग इस देश के नागरिक नहीं है। मेरा पहला सवाल अमित शाह जी को, ये 2024 चुनाव आने से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हारने का जो डर, उस डर से ये जो दिल्ली से जो आवाज उठाया, ये हिंदू ध्रुवीकरण का कोशिश है। दूसरा बात है, दूसरा और भी राज्य है जहां पर ओबीसी का सर्टिफिकेट मुस्लिम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। नहीं, लेकिन बादल देवनाथ जी जरा मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में ये तय करने का पैमाना क्या होता है? क्योंकि जो मुझे जानकारी है, सीआरआई जातिगत सर्वे करती है और वो भी जो अलग अलग रिपोर्ट सर्वे करने के बाद में कमीशन को देती है। सर, कमीशन वो लिस्ट जो है सरकार को देती है और वो भी इस आधार पे तय किया जाता है कि उसका ये कहा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटस किस तरह का है, ये देखकर कि वो किस तरह का काम करते हैं। कोई पूर्वजों की जाति या उनका धर्म देखकर, खानदान देखकर तय नहीं किया जाता। मैडम, ओबीसी का मतलब क्या होता है? ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब क्या है? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का, ये भाजपा मानते हैं। भाजपा मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता का बात को समझते हैं। हर दिन राम के नाम पर वोट मांगना, हराम के नाम पर चांदा मांगना, ये तो भाजपा का काम है। ये 2024 लोकसभा चुनाव हुए, अभी पंचायत चुनाव डिक्लेयर है, आदर्श आचरण विधि चालू लागू हो गया। इससे पहले इस बात को लेकर चर्चा करने का क्या जरूरत है मैडम? मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, ये जो सीबीआई ईडी देके हर विरोधियों को डराने का जो कोशिश, इनको मैं चैलेंज करता हूँ। अमित शाह का जो बेटे है, जो बीसीआई का सेक्रेटरी हुआ, उसका दो साल पहले 2 लाख रुपया बैंक खाते में नहीं था। ठीक है, मैं इसका जवाब राजीव जेटली जी से लूंगी। राजीव जेटली जी, बादल देवनाथ जी बोल रहे हैं कि इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। दक्षिण भारत में हमने देखा जिस तरह से कर्नाटक में भी मुस्लिम आरक्षण जो है उसे खत्म करने की बात कही, सत्ता से बीजेपी चली गई, कांग्रेस ने उसी को ग्रैब कर लिया। अगर यही मुद्दा आने वाले वक्त में 2024 में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत हो जाता है तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी सुन रहा था इन्होंने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है। भगवान राम और माँ दुर्गा के बीच में बंटवारा करने वाले कौन लोग हैं? दीदी है ना, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो माँ दुर्गा को मानते हैं, हम भगवान राम को नहीं मानते हैं। तो ये माँ दुर्गा को मानना और भगवान राम को ना मानना, ये क्या वहां की मुख्यमंत्री निर्धारित करेगी या वहां की मुख्यमंत्री बोलेंगी? और दूसरी बात, लगभग 10,000 मदरसे ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जिनको ऑथोराइज करके बांग्लादेशियों को वहां विस्थापित करके उन मदरसों में एजुकेशन देके सरकारी नौकरियों में घुसाया जा रहा है। 10,000 मदरसे। बंगाल का व्यक्ति जो जिसका अधिकार बनता है बंगाल सरकार उनके लिए काम करे, आज बंगाल सरकार उनको छोड़ करके बांग्लादेशियों के लिए काम कर रही है। और पूरे देश के अंदर देखिए, पूरे देश के अंदर एक सेफ हेवन बन गया है। अगर किसी को इस देश के अंदर आकर जम्मू से लेकर केरल तक बसता है तो वो पश्चिम बंगाल का रुख करता है। कोई भी गैर भारतीय मुसलमान पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करता है। पश्चिम बंगाल से पूरे देश के अंदर, पूरे देश की डेमोग्राफी को खराब किया जाता है। आज देखिए 4 जिले हैं बिहार के, बिहार की वजह से नहीं, ममता दीदी की वजह से उन चारों जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चारों जिलों की डेमोग्राफी ममता दीदी ने बदल डाली और यही काम वो पूरे देश के लिए कर रही है। तो पूरे देश का इस्लामी बादल देवनाथ जी सुन भी लीजिए, आपने सवाल पूछा था, आपने राजीव जेटली जी से सवाल पूछा था, वो जवाब भी दे रहे हैं। आपने कहा राम के नाम पर वोट मांगते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में आप मदरसों पे मदरसे खड़े करे जा रहे हैं, आप मदरसों के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन जरा मुझे लोकेश जी इस बात को जरा समझाइए, कर्नाटक में जब मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात बीजेपी ने कही, इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया, उसे एनकैश किया और देखिए अब कर्नाटक में सरकार है। तो ये कहा जाए कि इस मुद्दे को अब आपके लिए तो ये संजीवनी का काम करेगी, 2024 में तो और भी ज्यादा मजबूती से इस चीज को आगे लेकर जाएगी कांग्रेस। जी नमस्कार।
देखिए जी, अगर अमित शाह जी कहते हैं कि असंवैधानिक है तो इन्हें ये सिद्ध करना होगा, क्योंकि मैं अगर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात करता हूं संविधान के, वो क्लियरली कहता है कि शासन जो है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर किसी भी पिछड़े वर्ग को एक तरह से आरक्षण दे सकता है। अब इस वर्ग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति एक आधार हो सकता है, लेकिन अभी 2020 में, चलो साचार कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस कार्यकाल में थी, उसे हम हटा देते हैं, लेकिन 2020 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका शैक्षणिक स्तर SC ST से भी नीचे है। उनका शैक्षणिक स्तर भारत में सबसे पिछड़ा है। सामाजिक वर्ग पर जिस तरह से सरकार इन पर हमला बोलती है, तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि एक धर्म, एक समुदाय जो है मुस्लिम, वो शैक्षणिक आधार पर और सामाजिक आधार पर राजीव जी कुछ दे रहे हैं। राजीव जी प्लीज 10 सेकंड मुझे एक बार बात पूरी करने दीजिए। तो संविधान के आधार पर, संवैधानिक तौर पर, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए जेटली साहब, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। संवैधानिक आधार पर, संविधान के तौर पर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन देना मुस्लिम वर्ग के लिए असंवैधानिक नहीं है। अगर अमित शाह जी को लगता है कि असंवैधानिक है, वे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि संविधान क्या है इसका फाइनल इंटरप्रेटर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। राजीव जी ठीक है। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत खराब है, देश में अंदर मुसलमानों की लिटरेसी रेट कम है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके सारे अधिकार वंचित रहे। तो यही तो कहते हैं, हम इसे तो कहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। लगभग 67 साल तक आप राज करते रहे। 67 तो आप रिजर्वेशन दीजिए ना साहब, मुस्लिमों के साथ जो किया नहीं। राजीव जी का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन पवन सिन्हा जी भी इस बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे। पवन जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इस बात को भी जरूर बताइएगा कि जो व्यवस्था की गई थी खासतौर से आरक्षण को लेकर, ये स्पष्ट तौर से की गई थी कि वो नियमित समय के लिए है, वो स्पेशल SC ST वर्ग के लिए है, कुछ समय के लिए उन्हें एक उस स्तर पर लाने के लिए, लेकिन समय समय पर राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया और ये कहा जाए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चलेगा और उसको उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते चलेगा। सर जी धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। और मैं 2-3 फैक्ट्स ऐसे बताना चाहता हूं जिसे पैनल को बहुत गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए। 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्वयं इस बात को कहा था कि भारत में जो दलित और उत्पीड़क वर्ग है, इसको उठाने के लिए हंटर कमीशन को कोई स्टेप लेना चाहिए। उन्होंने इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए नहीं उठाया था, SC ST के लिए उठाया था, और यह व्यवस्था 1908 में की गई थी। उसके बाद बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह बैसाखी नहीं है, सहारा है, इसे आपने जीवन भर नहीं लेना है। और उन्होंने भी, जो हमारे अभी भैया ने इस बात को कहा कि यह किसी को भी दिया जा सकता है, 15 और 16 में स्पष्ट प्रोविजन से पर्टिकुलरली वर्ड लिखने के बाद SC ST कहा गया है, यानी ये रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड SC एंड ST कम्युनिटी। हिंदू समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव था उसको उठाने के लिए बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने और बहुत सारे और लोगों ने इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की। इसमें परिवर्तन करने के लिए पार्लियामेंट को बाकायदा बिल लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदू कम्युनिटी के SC और ST लोगों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है अभी तक, और किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें बीच में ना आकर पार्लियामेंट में जाना चाहिए। एक चीज मैं और यहां कहना चाहूंगा कि OBC का जो वेस्ट बंगाल के अंदर डिवीजन किया गया है, इस पर भी सरकार का स्पष्टीकरण बनता है जो उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जरूर ऐसी PIL होनी चाहिए। या मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, स्यू मोटो इस चीज को ले कि किस तरीके से OBC का ये बंटवारा किया गया है। और जो हमारे माननीय भाई जी कह रहे थे रिजर्वेशन के बारे में, वो आर्टिकल 15 को और 16 को बहुत अच्छे से पढ़े, और आर्टिकल 15 के जो प्रोविजन है 4th, उसको भी वो बहुत अच्छे से अभी पढ़ के और उसके बाद अपनी राय व्यक्त करें। मैं जो कह रहा हूं आपकी इस बात पर लोकेश जिंदल कुछ कहना चाह रहे हैं।
हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। लोकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। जी, मैं बेयर एक्ट पढ़ता हूँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services of the under the state। और इसके तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आधार करता है। इसके बाद में इंदिरा साहनी जजमेंट भी पढ़ी है। आधा पढ़ा है आपने, आधा पढ़ा है, पूरा बोलिए भाई जी, पूरा ही पढ़ रहा हूँ, पर्टिकुलरली बाद बोला था उसमें बोलिए सिटीजन ऑफ और आर्टिकल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और विद कंसोनेंस ऑफ आर्टिकल 46 इसको पढ़िए। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं प्रूफ से कह रहा हूँ। आप गलत हैं, आप गलत हैं। देखिए इंदिरा साहनी जजमेंट पूरा पढ़िए आप, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस लिखी है, क्रीमी लेयर के बारे में भी मेंशन किया है। स्पष्ट लिखा तो मैं इसमें क्या सही या गलत हो सकता हूं? मेरी बात सुनिए आप, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। आप आर्टिकल 15 क्लॉज पर इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़िए, इसके बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है और संविधान हमारा क्या कहता है। सर एनसीबीसी का गठन क्यों हुआ, फिर क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई एनसीबीसी? आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? एनसीपीसी का गठन हुआ है प्रोविजंस को रीस्क्रूटनाइज करने के लिए, लेकिन तो सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर ये रिजर्वेशन आधार ही नहीं होता तो एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है? रिकमेंडेशन कांग्रेस ने मानी नहीं मानी ना। ठीक है, लेकिन लोकेश जी आप भी तथ्य रख रहे हैं, पवन सिन्हा जी भी तथ्य रख रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी ही बुरी स्थिति, अभी तक तो लगातार सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए ही हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाती रही है, तो क्यों नहीं उनके उत्थान के लिए इस तरह से कदम उठाए गए? अतीकुर रहमान, जरा बताइए, वोट बैंक खिसकने का डर हर राजनीतिक दल को आता है, हर चुनाव में बात होती है, और अब 2024 को लेकर देखिए सबसे बड़ा ये कहा जाए आरक्षण देने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में तो कैटेगरी वाइज 91.5% मुस्लिम ओबीसी हैं सरकारी नौकरियों में, अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर हिंदुओं को देखें मात्र 8.5% है, और उसमें भी अल्पसंख्यक। नेहा जी, when the going gets tough, the tough gets going। हमारे मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आज से नहीं, कम से कम हमारे कॉलेज और स्कूल के जमाने से हमको ये बताते आए हैं कि रिजर्वेशंस के जो क्रचेस बैसाखी है, इसके सहारे आप निर्भर ना रहें। आज मुझे पहली बार आपकी इस चर्चा के अंदर ये एहसास हो रहा है कि रिलीजन बेस्ड तो रिजर्वेशन मैं भी इसके हक में नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलीजन बेस्ड वोट जरूर बीजेपी मांग सकती है। अमित शाह जी का जो ऑब्सेशन है नेहा जी, वो ऑब्सेशन ये है कि बावजूद इसके कि इन्होंने बटन दबाओ और करंट लगाओ का नारा दिया, इन्होंने नारा दिया लव जिहाद का, इन्होंने नारा दिया बीफ बैन का, इन्होंने नारा दिया हिजाब बैन का, उसके बावजूद यूपीएससी मुसलमान कैसे क्रैक कर रहा है भाई? यूपीएससी जिहाद कर दिया इन्होंने। तो इनका ये ऑब्सेशन है कि सारी कोशिश बीजेपी की बैकफायर कर रही है। कर्नाटक में जैसे पहली बात, मेरा नाम नेहा नहीं नैना है। दूसरी बात, आप एक बात सुनिए, दूसरी बात, आपने जिस तरह से बात कही लव जिहाद की, लव जिहाद के मामले देखिए जरा, जिस तरह से लव जिहाद की जो फैक्ट्रीज चला रखी है, जब वो सामने आ रही है तो उस पर तकलीफ होती है। और गढ़ जो है पश्चिम बंगाल भी है। राजीव जेटली जी जरा इस बात का जवाब दीजिए। ना लव जिहाद ना कुछ और, हम यूपीएससी जिहाद करेंगे, हम यूपीएससी क्रैक करेंगे। आप तो पढ़े लिखकर आगे बढ़ाइए ना, पढ़े लिखकर जवाब दीजिए ना, क्यों इस तरह से दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं? राजीव जी। नहीं, बहुत अच्छी बात। देखिए, पढ़ना लिखना हर किसी के लिए जरूरी होता है। शायद मैं टेक्निकल वजहों से आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त पे, और मेरा प्रश्न यही था जो आपने शायद रिपीट किया कि अगर इतने बुरे हालात थे तो मैंने तो आपको पहले बोला दड़बे में रख करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल किया गया, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया गया। और जब से कांग्रेस पार्टी ने शासन संभाला, सबसे पहले नेहरू जी ने इस बात को रखा था कि मुस्लिम लोगों को अलग से अधिकार दूंगा, उनकी महिलाओं के अधिकार छीन लूंगा। तो ट्रिपल तलाक के ऊपर इन लोगों की क्या वर्जन, आप पूछिए इनसे। ट्रिपल तलाक के ऊपर, एनआरसी के ऊपर क्या है? क्या बांग्लादेश का मुसलमान हमारे कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक जाकर के वहां बस जाए?
वो हमारी सरकारी नौकरियों में यही तो बात है जेटली जी, जब अगर एनआरसी की बात होती है, सीएए की बात होती है, तो सड़कों पर आकर वहां पर क्या तस्वीर नजर आती है तो वो साफ तौर से पता चलता है। ममता बनर्जी की भी जुबान एकदम से एक आज उस पे ताले लग जाते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा खेल होता है इलेक्शन के नाम पर, वो अलग तस्वीर है। सर वक्त की बहुत कमी है, माफी के साथ आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये कि आरक्षण जो सीमित समय के लिए व्यवस्था की गई थी, हर एक राजनीतिक दल ने अपने व्यवस्था के अनुसार उसका फायदा उठाया है। आने वाले वक्त के लिए ये चिंता का विषय है। रुक रही